यूजर अंडरस्कोर टैब और यूजर अंडरस्कोर कैट, सॉरी कैट अलग से है तो टैब टेबल और कैटेगरी दो अलग अलग दो होते हैं, या तो टैब होता है या कैट होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजर अंडरस्कोर कैटलॉग का, ठीक है, उसके ऊपर सिनोनिम क्रिएट हुआ हुआ है। हाँ वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैटलॉग और टेबल्स, उसमें से खाली दोनों टेबल्स दिखाता है। डिक्शनरीज कैटलॉग में फर्क क्या है? कैटलॉग और डिक्शनरी में नहीं मतलब ये टेबल्स भी तो एक डिक्शनरी है ना। यूजर अंडरस्कोर टेबल्स वो एक व्यू है, डिक्शनरी है, ठीक है, उसको आप यूजर अंडरस्कोर टैब व्यू के थ्रू आप उसको देखते हैं यूजर अंडरस्कोर टेबल्स के, और उसमें से खाली टेबल्स का दिखाता है। अच्छा वो एक व्यू है क्रिएट किया हुआ। हाँ वो व्यू क्रिएट हुआ हुआ। तो बेसिकली इसके पीछे ना एक टेबल होता है ऑरिजिनल का, जो सिस टेबल्स, सिस यूजर्स का ऑनर होता है, सिस यूजर, ठीक है, उसमें टेबल होता है टैब डॉलर, उसके ऊपर ये ऑरिकल में यूजर अंडरस्कोर टेबल्स का डीबी अंडरस्कोर टेबल्स, ऑल अंडरस्कोर टेबल के व्यूज बना कर रखे हैं। फिर इनको भी शॉर्टकट एक्सेस करने के लिए टैब है। तो वो इसी तरह कैटलॉग जो है, कैटलॉग वो भी यूजर एक व्यू अंडरस्कोर है। कैटलॉग है, इसी तरह उसके ऊपर भी कैटलॉग डॉलर बेस टेबल होगा उसके ऊपर। कैटलॉग बेसिकली सिर्फ आपको ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट्स इतने इतने टाइप की कैटलॉग बनी हुई है, ये टेबल की कैटलॉग है, ये सिलेक्ट है, तो कैटलॉग में सब कुछ आ जाएगा ना, टेबल भी, व्यू भी, सब तमाम आपको। और ये BLOB ब्लॉग जो डाटा टाइप है, इसको हम प्राइमरी की कर सकते हैं। बी लॉग तो बी लॉग तो कर सकते हैं, ऐसे लगा के देख लीजिएगा, आपको चेंज करें तो लगा के देख लीजिएगा, वैसे हो सकता है, चेक कर लीजिएगा, जरूरत तो पड़ेगी हमें लगाने। और ये जो कमेंट है ये DTL है, TCL कमांड, TCL है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, कमिट, रोलबैक एंड सेव, कमेंट रोलबैक एंड सेव, TCL ट्रांजैक्शन अच्छा कंट्रोल। इन ये भी होते हैं क्या ऑटो कमिट? हाँ, एक कमांड सीको प्लस की कमांड होती है सेट ऑटो कमिट ऑन कर, तो क्या होगा एवरी, जब आपकी कोई भी डीएमएल होगी, एवरी स्टेटमेंट जो खुद ब खुद कमिट करता जाएगा और वो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा ये जो DML है, ये जो DCL है, ये भी ऑटो कमिट होती है। ये होती है ऑटो कमिट है, इसको कमिट करने की जरूरत नहीं है। डीसीएल बेसिकली ऑटो कमिट होती है, डीएमएल ऑटो कमिट नहीं होती, उसको करवाना पड़ता है वाया कमांड के थ्रू। नहीं DTL तो बेसिकली होती है। हाँ डेफिनेटली जो डीएमएल की बात है, हाँ इंसर्ट डिलीट अपडेट मर्ज, हाँ वो कमांड अगर आप शुरू में, वो तो ठीक है। हाँ ये मैंने बुक में पढ़ा है कि जो DCL है मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो जी है, जी, इसमें भी कुछ ऑटो कमिट होती है। कुछ क्या सारा ही ऑटो कमिट होता है। ये सिलेक्ट जो हम करते हैं ये सब तो डीडीएल में क्या आ जाता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें टेबल क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, अल्टर होता है, रीनेम होता है, कंप्लीट होता है, ये सारी डीडीएल कमांड है, तो एवरी डीडीएल कमांड ऑटो कमिट होती है। और जो DCL है सिलेक्ट हो गया जैसे डीसीएल, डीसीएल क्या है, डाटा कंट्रोल में भी डाटा कंट्रोल, वो डीसीएल वो है आपकी ग्रांट एंड डिले, तो वो है। हाँ मतलब कि थोड़ा सा आप देखें, तो ठीक है। पहले होती है डीआरएल, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज, इसमें होंगे सिलेक्ट आ रहा है, अच्छा ये डाटा रिट्रीवल है। ठीक है, डीआरएल, फिर होती है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट, इनमें ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए टीसीएल कमांड दी, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट सेव पॉइंट रोल बैक, ठीक है, फिर फोर्थ आ जाती है डीसीएल, डाटा सॉरी डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जो मेटा डाटा बनाती है, यानी कि क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, रीनेम टेबल, ट्रंकेट टेबल, या कमेंट ऑन टेबल, कमेंट ऑन कॉलम, ये सारे क्या हैं, डीडीएल कमांड्स हैं। ये कमांड जब आप इशू करते हैं तो ये ऑटो सेव हो जाती है, इनको कमिट करने की जरूरत नहीं है। टीसीएल की जो कमांड है कमिट रोल बैक सेव, वो सिर्फ डीएमएल के लिए यूज होती है, ठीक हो गया, तो डीडीएल हो गया, आगे एंड पे बचता है टीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो इसमें डाटा को कंट्रोल करते हैं, ग्रांट राइट्स देना, रिवोक राइट्स वापस लेना, हो गया, ठीक है,
यहाँ अच्छा, आज हमें कंस्ट्रेंट्स पढ़ने हैं। कंस्ट्रेंट्स का जो है चैप्टर, ये सारी आपने प्रैक्टिस की है, सारी इसकी सारी करके देखी है आपने, तो साथ साथ उसके आंसर्स देखते हैं क्या क्या है। आंसर्स भी देखता हूँ। हाँ अच्छा, तो अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10। ज़्यादा एग्जांपल्स तो नहीं होगा, कुछ ही होते हैं। हाँ तो बस ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो ज़्यादा चाहिए ताकि वो जो सिंटैक्स है वो याद हो जाए कि ये है क्या होगा। फिर जितनी प्रैक्टिस होगी तभी ये सेंटेंस याद होगा, वरना। अच्छा जी, अभी हम पढ़ते हैं इंक्लूडिंग कंस्ट्रेंट्स, चैप्टर नंबर 10। तो उसमें यह है कि जो है लोकल टाइम वो स्टोर तो करता है या हमें शो ही नहीं करता, शो नहीं करता कि वो लोकल टाइम शो नहीं करता। जब हम उनसे टाइम तो शो करता है, टाइम शो करता है, लेकिन साथ लोकल टाइम प्लस टाइम जोन शो नहीं करेगा, टाइम जोन नहीं शो करता, क्योंकि वो टाइम जोन शो करेगा क्योंकि वो उसके टाइम जोन के हिसाब से टाइम दिखाता है। तो फिर वो स्टोर कहाँ होता है उसको टाइम? स्टोर इंटरनली, देखिए ना, वो इंटरनली अंदर स्टोर करता है। और बेसिकली वो जो है वो जो जहाँ पे वो है डीबी टाइम जोन विद लोकल टाइम जोन, वो ये होता है कि जो ब्रांड एक्सेस कर रहा होता है उसका लोकल का टाइम जोन यूज करके उसके मुताबिक टाइम को कन्वर्ट करके दिखाता है। और एक और चीज़ की हम डेटा टाइप जो है हायर डेट, उसको हम टाइम स्टैम्प नहीं कर रहा था जब तक मैंने उसे एम्प्टी नहीं किया। टाइप चेंज, हाँ टाइप चेंज, अच्छा हाँ, डेटा एम्प्टी होगा फिर ही करेगा। तो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं ये पहले डेटा एम्प्टी, हाँ एम्प्टी करेगा फिर ही करने देगा, या उसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। नहीं, डेटा टाइप अगर चेंज हाँ तो बढ़ जाती है, हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हमने पढ़ना है वो इंक्लूडिंग कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट का चैप्टर है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? डाटा इंटेग्रिटी, कि आपने देखें टेबल सी के बना लिया आपने, अब उसमें डाटा में जाएगा टेबल, लेकिन अगर आप उस टेबल्स की कॉलम्स को कोई रूल इन्फोर्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, यूजर गलती वाला डेटा भी एंटर करता चला जाएगा। जैसे गलती क्या हो सकती है, एम्प्लॉय नंबर जो है, अब वो अगर आप उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका डुप्लीकेट एम्प्लॉय नंबर, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय नंबर एंटर किए बगैर एम्प्लॉय का नेम दे दे, जॉब दे दे, नंबर असाइन ना करे। लेकिन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, एक तो डुप्लीकेट नंबर जा सकता है, दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है कि वो जो है उस पर कोई डेटा एंटर ही ना करे। तीसरी मिस्टेक्स जो है वो क्या हो सकती है कि अगर नंबर टाइप का डेटा है तो उसमें करेक्टर, लेकिन ये तो ऑलरेडी उसकी जो टेबल की डेटा टाइप डिफाइन की डोमेन डिफाइन की है उसकी, वो खुद ही कंट्रोल कर रही है उसको। यानी कि जो जो टेबल बनाते वक्त जो आपने कॉलम की टाइप दी, तो वो इटसेल्फ खुद ही कंस्ट्रेंट है कि इतनी ये टाइप है और ये लेंथ है। ये तो वो एक बेसिक कंस्ट्रेंट हो गया ना उसके ऊपर, कि इस टाइप का डाटा जाएगा, इतनी लेंथ तक जाएगा, उससे ऊपर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अपनी बिजनेस लॉजिक अगर और इस पे आप इम्बेड करना चाहते हैं कि आप डुप्लीकेट डाटा या नल वैल्यू एंटर ना होने पाए, तो आप ऑरेकल आपको कंस्ट्रेंट्स देता है, टोटल 5 कंस्ट्रेंट्स देता है ऑरेकल आपको। ठीक है, ठीक है अभी बिल्कुल एंड में लास्ट सकते हैं, लास्ट सकते हैं। ये व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट इनफोर्स रूल्स एट टेबल लेवल। ठीक है, आप कोई रूल उसके टेबल लेवल पे लगाते हैं। कंस्ट्रेंट प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ टेबल इफ देयर आर डिपेंडेंसीज। क्या कि अगर आप मास्टर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं और अगर चाइल्ड पड़े हो, तो कंस्ट्रेंट बेसिकली यही तो रोकते हैं कि बेसिकली अगर चाइल्ड पड़े हो वो रिमूव करो फिर आप मास्टर रिमूव करो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगे हैं इस वजह से। तो दी फॉलोइंग ये टोटल 5 कंस्ट्रेंट्स देता है। नॉट नल, यूनिक, जिस कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दोगे उसमें नल वैल्यू एंटर नहीं होगी, जिस कॉलम पे यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा लो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी। आप एक कॉलम पे मल्टीपल कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, यानी कि एक कॉलम है आपका NIC का, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का, उसके ऊपर आपने नॉट नल भी लगा दिया
उसी कॉलम के ऊपर आपने यूनिक की भी लगा दी। तो एक कॉलम पे मल्टीपल कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि अगर आपने एक कॉलम में यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा दी है तो उसमें डुप्लीकेट तो वैल्यू नहीं जाएंगी, लेकिन नल जा सकते हैं। अगर नॉट नल के भी लगा दोगे तो नल नहीं जाएंगी। जो प्राइमरी की होती है वो क्या है, वो दोनों काम करती है, यूनिकनेस भी देती है और नल वैल्यू को भी कंट्रोल करती है। यानी कि इसमें जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगा लेंगे ना तो उसमें नल वैल्यू जाएगी ना डुप्लीकेट वैल्यू जाएगी। एक और बात, एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की, लेकिन यूनिक की मल्टीपल हो सकती है। देखें, अब आपका एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें दो कॉलम यूनिकनेस को कंट्रोल करते हैं। एक कॉलम होता है आपका एम्प नंबर, उस पर आप क्या लगा देते हैं, प्राइमरी की। एक होता है एनआईसी, अगर वो रिकॉर्ड करना, लेकिन उसके ऊपर तो आप प्राइमरी की तो बाहर लगा सकते हैं क्योंकि एम्प नंबर लगा दी। तो फिर क्या हल है कि एनआईसी पे आप क्या लगा दें, दो कंस्ट्रेंट लगा दें, नॉट नल का और यूनिक की, ठीक है। उसके बाद फॉरेन की, ये फॉरेन की किस कॉलम पे लगाई जाती है, जो फॉरेन डाटा हो, लाइक एम्प में जो डेप्थ नंबर है कि उसमें जो डिपार्टमेंट नंबर एंटर किया जाएगा वो जाके पहले चेक करेगा कि वो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के टेबल में है कि नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, EMP डॉट डेप्थ नंबर पे क्या लगाएंगे, फॉरेन की लगा देंगे, ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट किस लिए होता है, फॉरेन की रिपीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक टेबल पे मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती है, एक टेबल पे मल्टीपल डिपार्टमेंट 30 रिपीट होती है तो होंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर आपने कोई प्राइमरी की आपने लगाई, उस पर आपने खाली कहा है कि एम्प में जो डिपार्टमेंट नंबर खाली फॉरेन की लग जाए, तो उसमें जितनी चाहे ट्वीट करें। लेकिन जो डिपार्टमेंट नंबर एंटर करेंगे वो डिपार्टमेंट नंबर उस जिसके साथ आप रेफरेंस कर रहे हैं, प्राइमरी टेबल जो आपका डिपार्टमेंट का है, वो वैल्यूज के अंदर होनी चाहिए। अगर जिस कॉलम पे अगर आपने फॉरेन की लगा दी है, उसमें रिपीट वैल्यू के साथ साथ आप नल वैल्यू पे एंटर कर सकते हैं। हाँ, अगर उस पर आप नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दें, जो नल वैल्यू एंटर नहीं हो सकती, लेकिन हाँ उसमें रिपीट वैल्यू एंटर हो सकती है। चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है, चेक कंस्ट्रेंट अगर आपने कोई स्पेशल कोई बिजनेस लॉजिक ये कहते हैं कि भाई जो एम्प्लॉय की सैलरी है, मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी 6000 से कम नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि यूजर को आपने टेबल दे दिया और वो जब उसमें डेटा एंटर करे वो लोअर केस में करे एप्लीकेशन के थ्रू, अपर में करे, उसको रोकना है कि वो लाजमी किस केस में एंटर करे, अपर केस में। तो इस किस्म की आप चेक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये फॉरेन की जो है, क्या इसके लिए कंपलसरी है कि ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो? हाँ, ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल। मतलब जिस टेबल को आप रेफर करोगे उस पे प्राइमरी की या यूनिक की हो सकती है, यूनिक की। अच्छा, कंस्ट्रेंट ऐसा करते हैं, कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं, करने की जरूरत है। डिफरेंट मैं आपको एग्जांपल आपको करके सारे कंस्ट्रेंट सब लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कंस्ट्रेंट लगाने के मल्टीपल मेथड्स हैं। कंस्ट्रेंट जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, कॉलम डिफाइन कर रहे होते हैं, और कॉलम के साथ ही जब आप कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो कंस्ट्रेंट कॉलम लेवल कहलाता है। कॉलम जब बताता हूँ आपको, क्रिएट क्रिएट टेबल डेप्थ 01 के नाम से बनाते हैं, एक प्राइमरी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप ले लें ब्रैकेट स्टार्ट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और उसकी लेंथ दे दी आपने 2 डिजिट्स का, ठीक है। यानी कि यहीं पे आप साथ ही कंस्ट्रेंट लगा दें, कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिखेंगे, कंस्ट्रेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाम में सपोज ऐसा दें जो कि रीडेबल हो, एबीसी तो बेहतर नहीं रहेगा। हम कहते हैं कि टेबल नेम प्लस कॉलम नेम अंडरस्कोर, मैं इस पे ऐसे करता हूँ कि प्राइमरी पी के प्राइमरी की लगा देता हूँ और आगे कीवर्ड लिखूंगा प्राइमरी की। ये जो कंस्ट्रेंट लगाया ये कहलाता है कॉलम लेवल। ये कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम डिफाइन किया ना आपने, और साथ ही क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर दिया। अच्छा, ये चीज ऑप्शनल है, कंस्ट्रेंट का नेम अगर आप नहीं देंगे तो ऑरेकल खुद ही नेम असाइन कर देगा।
अगर आप सिंपल कह रहे थे नंबर 2 और आगे स्पेस देके प्राइमरी की कह रहे थे तब भी ठीक था। ठीक है, अगर वो कहते वही कह रहा है कि अगर आप नेम अ कंस्ट्रेंट या ऑरेकल सर्वर जनरेट्स अ नेम बाय यूजिंग द कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा सिस अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, जो भी इसकी काउंटिंग चल रही होगी नंबर उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करें, कंस्ट्रेंट के साथ क्या लगाएं, नेम दें, ताकि कल को ट्रेस करना इजी हो जाए। ठीक है, किस कॉलम पे क्या कंस्ट्रेंट लगे हैं। उसके बाद क्या आ जाता है डी नेम। इसमें मैं ऐसे करता हूँ कि एक कंस्ट्रेंट वाटर टाइप का कहता हूँ टू, और यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ 25, और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगाता हूँ नॉट नल। अब देखिए मैंने कंस्ट्रेंट लगाया इसके ऊपर नॉट नल, लेकिन मैंने इसके ऊपर कहीं भी कंस्ट्रेंट का नाम नहीं दिया। जब कंस्ट्रेंट का नाम देना होता है तभी कंस्ट्रेंट का कीवर्ड लिखा जाता है। जब हम प्राइमरी की में भी नहीं देंगे तो उसको स्पेस देके प्राइमरी की लिखेंगे। बस वही तो कह रहा हूँ, आप जब कंस्ट्रेंट का नाम देना होता है तब कंस्ट्रेंट का कीवर्ड लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। ठीक हो गया, इस पे लग गया। और ये भी कंस्ट्रेंट कौन सा लेवल है, कॉलम लेवल। अच्छा, इसको भी वो नाम दे देगा इंटरनेट? हाँ, इसको भी नाम बिल्कुल देगा नाम, नहीं देगा, देखेंगे अभी। उसके बाद क्या आएगा, लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन इसकी टाइप आपने दे दी वाचर 2, और मैंने यहाँ पे दे दिया उसको वाचर 25, और ये एक कॉलम यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और उसके बाद एक और दे रहा हूँ क्रिएट डेट, कि डिपार्टमेंट किस डेट को क्रिएट हुआ, कब डिसीजन हुआ कि ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट कंपनी अपने हिसाब से बनाती रहती है। तो उसकी मैंने टाइप क्या दे दी, टेप डेट, और उसको डिफॉल्ट क्या दे दिया, सिस डेट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर है क्रिएट बाय, किसने ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया, क्रिएट बाय, वो दे देते हैं वाचर 2, और इसकी 25 इसकी विड्थ है, और इसका डिफॉल्ट क्या सेट कर देते हैं, यूजर, खुद ही जो यूजर लॉगिन होगा उसका नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने एलओसी के ऊपर, लोकेशन के ऊपर चेक का कंस्ट्रेंट लगाना है। तो मैं अगर चाहता तो कंस्ट्रेंट यहां भी लगा सकता था कॉलम लेवल, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। अब मैंने सारे कॉलम डिफाइन कर लिए, उसके बाद भी मैं एंड पे भी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकता हूँ। जो एंड पे जो कंस्ट्रेंट डिफाइन करेंगे वो कहलाएगा टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। अब देखें ना, आपने कंस्ट्रेंट तो पढ़े होंगे टेबल बनाने लेकिन पेपर में वो ये चीजें पूछेगा। ठीक है, यानी कि आप दो तरह के कंस्ट्रेंट, एक तो होता है कॉलम लेवल, एक होता है टेबल लेवल। कॉलम ये होता है कि साथ ही कॉलम के साथ ही डिफाइन करते हैं। टेबल लेवल क्या होता है कि सारे कॉलम डिफाइन करते हैं, एंड कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। इससे मैं यहाँ लिखूंगा कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम को भी दे दें डेप्थ 0 1 अंडरस्कोर, जो यहाँ पे आप नाम दे दें एलओसी, और सीके, चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखें चेक, किस कॉलम पे लगा रहे हैं चेक, किस कॉलम पे लगा रहे हैं, एलओसी। क्या चेक लगे कि एलओसी इन, इसके अंदर ये लोकेशन आ सकती हैं कि यूजर कराची की लोकेशन डाल सकता है, एलएच की डाल सकता है, एफएसडी की डाल सकता है, ये वाली लोकेशन जो है वो इसके अंदर डाल सकता है। ठीक है, ये दो ब्रैकेट और ये टेबल क्लोज की ब्रैकेट। इसी तरह कॉमा लगा के आप और भी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक कंस्ट्रेंट ऐसा है कि जो सिर्फ कॉलम लेवल पे लगता है, वो है नॉट नल, यानी कि आप प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, ये सारे के सारे आप टेबल लेवल पे लगा सकते हैं, कॉलम लेवल पे भी लगाए जा सकते हैं। ये अब आपकी मर्जी किस लेवल पे लगाना है। ठीक हो गया। एक और बात कि ऑरेकल ने दो सिंटैक्स क्यों दिए हैं, कॉलम लेवल पे आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं और टेबल लेवल पे। टेबल लेवल पे इसलिए दिया हुआ है कि वो ठीक है, आप कॉलम पे लगा सकते हैं तो कॉलम पे ठीक है, टेबल लेवल पे दिया हुआ है। अगर आपको बात जगह कंपोजिट दो कॉलम को मिला के की लगानी पड़ती, कंपोजिट प्राइमरी, कंपोजिट फॉरेन की, कंपोजिट यूनिक की, तो फिर उस वक्त हमें वो कंस्ट्रेंट, कंपोजिट वाले जो कंस्ट्रेंट है वो फिर सिर्फ और सिर्फ टेबल लेवल पे लगाए जाते हैं, यानी कि सारे कॉलम डिफाइन कर लें, उसके बाद जो है आप एंड पे कंस्ट्रेंट डिफाइन करें, इसलिए जरूरत है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ऐसा करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। अच्छा, अब टेबल बन गया जी, इसके बाद भी हम इस पे लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। वो कौन सा होगा, टेबल? वो भी टेबल लेवल होगा।
और जो कंपोजिट का आप कह रहे हैं, हाँ जी, टेबल क्रिएट होने के बाद हम भी लगा सकते हैं, तो वो लाजमी टेबल एरर पे ही होगा। मैं ये पूरी टेबल क्रिएट होने के बाद लगाना है या यहाँ पे? तो पहले यहाँ पे टेबल क्रिएट करते वक्त भी लगा सकते हैं कंपोजिट, और टेबल क्रिएट होने के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लगाना टेबल लेवल पे। हाँ टेबल लेवल पे ऐसा करते हैं कि ठीक है, अब इस पे और क्या लगाएं, चेक कंस्ट्रेंट। चलिए ऐसा करते हैं कि लोकेशन के ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं, जिसमें लोकेशन हमेशा अपर केस में एंटर हो बाद में। तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल डेप्थ 0 1 और ऐड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का जो भी नाम देना है, डेप्थ 0 1 अंडरस्कोर LOC अंडरस्कोर चेक। क्या लगाए, चेक कंस्ट्रेंट कि जो आपका, ये हम ऑलरेडी लगा तो चुके हैं, तो हम उसको एडिट लोकेशन पे वो हम लोकेशन पे लगाया। ऐसा करते डी नेम पे लगाते हैं, डी नेम पे लगाते हैं, वैसे उस पर भी लगा सकते हैं। हाँ, एक कंस्ट्रेंट का नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो हम उसी के ऊपर चले, हम उसी के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है ना। कौन सा लगा हुआ है, चेक कंस्ट्रेंट, एक और लगाते हैं LOC, ठीक है, 2 कर दें और अंडरस्कोर CK, ठीक है। और यहाँ पे अब आप कंडीशन दे दें कि जो LOC होगा वो अपर में एंटर होगा। कैसे करेंगे कि चेक करे जो लोकेशन होगा इज इक्वल टू, वैसे केस सेंसिटिव होता है, जो वैसे चेक करेगा अपन। हाँ हाँ, हमने वैसे लगाया हुआ है, ठीक है। तो फिर दूसरे पे लगा दें, डी नेम पे लगा देते हैं, ठीक है, डी नेम और CK, ठीक है। और चेक मैं ये कह रहा हूँ कि जो डी नेम है इज इक्वल टू क्या हो, अपर डी नेम, ठीक हो गया। तो ये लग गया। अब इसमें जो डिपार्टमेंट नेम जो हमेशा एंटर हो, किस केस में एंटर होगा, अपर केस। अभी देखें टेबल क्रिएट करते हैं तो फिर कंस्ट्रेंट लग गया, और टेबल क्रिएट करने के बाद भी कंस्ट्रेंट लगते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि मैंने एक कंस्ट्रेंट ऐसा कहा है कि जो टेबल लेवल पे नहीं लगा सकते, वो सिर्फ कॉलम लेवल लगता है, वो कौन सा, नॉट नॉट। तो इसका मतलब है कि अब जब टेबल क्रिएट होने के बाद जो कंस्ट्रेंट लगते हैं वो तो खाली लगते हैं टेबल लेवल पे। तो अगर हमें मुझे बाद में सपोज मुझे LOC के ऊपर क्या लगाना है, नॉट नल लगाना है, तो वो कैसे लगाएं, क्योंकि वो तो सिर्फ कॉलम लेवल पे लगता है, और कॉलम तभी मिलता है जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो उसको मॉडिफाई करेंगे। तो फिर हम उसको मॉडिफाई, अल्टर टेबल डेप्थ, यही बातें पेपर में पूछता है, ठीक है। खाली कंस्ट्रेंट लगाना वो डेवलपमेंट के हाथ ठीक है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको इसी पीछे पूछेगा अंदर से। हाँ, मैंने एक मॉडल पेपर उठाया 20 क्वेश्चन तो अच्छा, मेरे साथ साथ आपको आइडिया हो रहा है ना कि मुझे तैयारी किस तरीके से करनी है। बस वो ये है कि जब इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं ना, फिर बंदे वो चीज तैयार करते हैं, फिर वो करते हैं। अल्टर टेबल, और यहाँ पे आप कहें कि उसको अब मुझे क्या करना है कि मॉडिफाई की क्लास देंगे, किसको मॉडिफाई करना है, LOC को। जब मॉडिफाई देते हैं तो सारा कुछ स्ट्रक्चर दोबारा देना पड़ता है उसमें। क्या दिया हुआ था वहां पे, वाटर 2 और लेंथ 25, और यहाँ पे आगे कोई कंस्ट्रेंट इस पे लगा हुआ है, वो तो लगा वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब आगे आप कंस्ट्रेंट का बेशक नाम दे दें, कंस्ट्रेंट डेप्थ 0 1 अंडरस्कोर क्या है, LOC और अंडरस्कोर NN नॉट का, ठीक है। और यहाँ पे कह दिया नॉट। अब वो तमाम सिनेरियोस उसके अंदर हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, उस पे हम कंपोजिट प्राइमरी की लगाते हैं, फॉरवर्ड की लगाते हैं, ठीक है, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, तो क्रिएट टेबल, इसमें वो क्या दिखा कहाँ है, कंस्ट्रेंट्स वगैरह डिस्क्राइब नहीं शो करेगा? नहीं, डिस्क्राइब में सिर्फ खाली नॉट नल का कंस्ट्रेंट शो करता है, चाहे वो खुद से लगाओ चाहे वो प्राइमरी की के थ्रू आ रहा हो।
इनके कंस्ट्रेंट्स के नाम वगैरह सिर्फ ये पेपर में पूछ सकता है कि डिस्क्राइब से खाली कौन सा कंस्ट्रेंट दिखाता है, ओनली नॉट नल, चाहे वो नॉट नल खुद से लगाया हो, चाहे वो प्राइमरी की के थ्रू, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर पे मैंने कोई नॉट नल तो नहीं कहा था, उस पर उसने क्या लगाया, प्राइमरी की, तो उसके पीछे अगर आपने कंस्ट्रेंट की डिटेल देखनी हो, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी आपको एक और लेवल पे करने के लिए क्रिएट टेबल emp01 के नाम ऐसा करते हैं कि इसमें दो कॉलम को मिला के हम प्राइमरी की लगाएंगे, यानी कि इसमें एक कंपनी कोड कॉलम ले लेते हैं, हर कंपनी में अपने अपने एम्प्लॉय, तो कंपनी कोड और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन कंपनी में डिपार्टमेंट तो सारे एक ही होंगे ना, तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट के टेबल में कंपनी कोड नहीं डाला, हम किसमें डालेंगे, एम्प्लॉय के टेबल में, क्योंकि वो ये होगा कि एक कंपनी में अपने अपने एम्प्लॉय नंबर और हर कंपनी का अपना एम्प्लॉय नंबर का सीरियल होगा, कंपनी 1 एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, कंपनी 2 उसके अपने एम्प्लॉय नंबर, तो उस पर फिर हम कंपोजिट प्राइमरी के लगाएंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं CO कोड, ठीक है, CO या तो देख लेते हैं कंपनी ID नंबर, और इसमें अगर आप लेंथ देते तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये देना अच्छी प्रैक्टिस है, वरना 38 प्रैक्टिस तक की हो जाएगा जी। तो उसके बाद हम ले लेते हैं, अच्छा साथ में हम ये भी कह लेते हैं कि दोनों सूरतों में यहाँ पे नल जाने चाहिए, लाजमी कंपनी ID भी और एम्प ID लाजमी देनी पड़ेगी, इस पर भी नंबर और 4 डिजिट्स, ठीक है, उसमें भी क्या कह दिया, अब मैं इसके नाम नहीं दे रहा तो ऑरिकल बाय डिफॉल्ट इसके नेम देगा, ठीक है। उसके बाद ई नेम ले लेते हैं, varchar 2 और 25, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं NIC, ठीक है, NIC varchar में दे देते हैं 2 सपोज चलें 30 लेंथ तक, ठीक है, और इसके आगे जो है वो हम कंस्ट्रेंट, दो कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देते हैं। कंस्ट्रेंट इसका नाम हम रखेंगे emp01 अंडरस्कोर NIC अंडरस्कोर, नहीं प्राइमरी की नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि प्राइमरी की तो एक लगेगी ना, कंपनी ID और एम्प्लॉय ID को मिला के वो एक टेबल पे एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यूके यूनिक की, ठीक है, खाली यूनिक कहेंगे, ठीक है। और इस पे आपने लगाना है दूसरा कंस्ट्रेंट, तो क्या देंगे, कंस्ट्रेंट emp01 अंडरस्कोर NIC अंडरस्कोर NN नॉट नल, ये दोनों कंस्ट्रेंट किस लेवल पे लगे हैं, कॉलम लेवल, ठीक है। उसके बाद और क्या है, नेम हाई डेट डिफॉल्ट सिर्फ डेट, और साथ में क्या कह दिया, नॉट नल। अच्छा उसके बाद आगे सैलरी ले लेते हैं, सैलरी नंबर 7,2, ठीक है। इस पे भी चाहें तो आप नॉट नल का लगा सकते हैं, हाँ इस पे आप चेक कंस्ट्रेंट लगा दें, पहले हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया था टेबल लेवल पे, अब लगा रहा हूं किस लेवल पे, कॉलम लेवल पे, कंस्ट्रेंट emp01 अंडरस्कोर सेल अंडरस्कोर चेक कंस्ट्रेंट, चेक क्या करें कि सैलरी ग्रेटर देन क्या हो 6,000, ये लग गया चेक कंस्ट्रेंट। उसके बाद लगाना है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अच्छा इस पे आपने क्या करना है, वहां पे लेंथ दी थी 4 दी थी, यहाँ भी 4 दे देते हैं, और यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट लगाना है फॉरेन की, 2 दे दी, अच्छा अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना है फॉरेन की, और कौन सा लेवल, कॉलम लेवल, ठीक है। अगर तो यहाँ पे कहते हैं कंस्ट्रेंट टेबल का नाम emp01 अंडरस्कोर डेप्थ नंबर अंडरस्कोर FK। अब यहाँ पे फॉरेन की का कीवर्ड नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे रेफरेंसेस, किसको रेफरेंस करना,
रेफरेंसेस किसको करना है, डेप्थ 01, डेप्थ 01। अच्छा यहाँ पे एक और होती है जो मैं प्रॉपर्टी शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, 2 लेवल बता रहा है, नॉट नाइन। यहाँ पे फॉर्म की, ठीक है, ये लगा रहा है फॉर्म की पे क्योंकि मुझे बतानी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये वाले कीवर्ड्स, 2 कीवर्ड्स आप सेट कर सकते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड। इसका फायदा ये होगा, अगर मैं कहूँगा यहाँ पे आपने कहा कि ये टेबल है, इसमें जाओ और ये वाला कॉलम है, और आगे कहें ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब है कि जब मैं मास्टर रिकॉर्ड से रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो चाइल्ड पे ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट होगा। अगर मैं मास्टर रिकॉर्ड से कोई रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ तो चाइल्ड पे भी ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट होगा, मतलब वो चाइल्ड में भी चेंज। हाँ, और अगर मास्टर से डिलीट कर देंगे तो चाइल्ड से भी, हाँ मास्टर से कोई चाइल्ड से, अगर आप ये नहीं कहेंगे तो फिर वो आपको रिकॉर्ड मास्टर रिकॉर्ड रिमूव नहीं करने देगा, वो कहेगा भाई जाकर चाइल्ड रिमूव करो फिर। लेकिन ये वाला एट्रीब्यूट लगाने से ये हो जाता है कि जब आप मास्टर से रिकॉर्ड रिमूव करते हो तो चाइल्ड से भी ऑटोमेटिक रिमूव होगा। ठीक है, एक एट्रीब्यूट ये दे सकते हो, दूसरा एट्रीब्यूट है तो अगर ये ना दें तो अपडेट भी नहीं करता। हाँ, अगर ये ना अपडेट भी नहीं करेगा। अगर आप डिपार्टमेंट नंबर अगर वहाँ पे 2020 सब एम्प्लॉय में चला गया और 20 को आप 50 कर रहे हो तो भी करने दें। हाँ, ऑन डिलीट कैसे रखा हो तो फिर करने दें। ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट आप देख सकते हैं ऑन डिलीट सेट नल, कि जब मैं रिकॉर्ड डिलीट करूँ ना मास्टर रिकॉर्ड से तो उनके चाइल्ड पे नल सेट कर दें। ठीक है, तो ये मैंने कंस्ट्रेंट लगाया। अच्छा, ये जो सारे कंस्ट्रेंट लगे हैं, अगर उसके चाइल्ड पे नल सेट कर दें तो हमने क्वारंटाइन को डिलीट नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया ना, नहीं किया। अगर किया हुआ तो नहीं करने देगा। अच्छा, अब ये सारे कॉलम डिफाइन हो गए और उनके आगे जो जो कंस्ट्रेंट डिफाइन मैंने कर दिए। अब इशू ये है कि जो इसको मिला के लगानी दो कॉलम को, वो कंप्लीट करानी वो टेबल लेवल पे लगेगी। तो यहाँ पे करने के बाद अब आप क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट, अब आप कंस्ट्रेंट लगाने जा रहे हैं टेबल लेवल पे, कंस्ट्रेंट M01 और यहाँ कंस्ट्रेंट का नेम अंडरस्कोर क्या है, किस कॉलम पे लगा रहे हैं आप, COM कर देते हैं, CO अंडरस्कोर M, ठीक है, और अंडरस्कोर कंपोजिट PK, ठीक है, नाम ही देना कुछ भी दे दें। और आगे फिर अब यहाँ पे आपको प्राइमरी कीवर्ड लिखना पड़ेगा, प्राइमरी की, और उसमें कॉलम के नाम बताना है, कौन किस कॉलम पे लगानी है, तो टेबल है खुद ही पता नहीं किस कॉलम। जब हम कॉलम पे लगा रहे तो उसको पता होता है, अभी बताना पड़ेगा उसको, कंपनी ID कॉमा M_ID। टेबल लेवल पे अगर हम इसका लगाएंगे तो उनका भी कॉलम का नाम देना, कहाँ पे किसी को प्राइमरी की बनाएंगे, हाँ टेबल लेवल पे, तो भी उसको भी ब्रैकेट्स में उसका नाम क्लोज करना। हाँ बिल्कुल, अगर टेबल लेवल पे लगा रहे हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, सब कुछ। अब ये आपको आइडिया हो गया कि कंस्ट्रेंट टेबल लेवल पे कैसे लगाने, कॉलम लेवल पे कैसे लगाने। हाँ, जब आप टेबल लेवल पे फॉर्म की लगाएंगे तो फिर यहाँ पे फॉर्म की का कीवर्ड लिखेंगे। जब आपने कंस्ट्रेंट फॉर्म की टेबल कॉलम लेवल पे लगाया तो यहाँ पे फॉर्म की नहीं लिख रहे, सिर्फ खाली क्या लिख रहे हैं, रेफरेंसेस। जब आप टेबल लेवल पे फॉर्म की लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म की, इस कॉलम पे लगाना है, फिर आगे वैसे देंगे रेफरेंसेस, डेप्थ 01, डेप्थ नंबर आगे जो भी देना है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट लग गए कि कंस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ वो कीप कर रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर। तो 2 तरह के व्यूज हैं इसके अंदर डिस्क्राइब, एक है यूजर अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, और एक है यूजर टैब, यूजर कॉल
constraints इधर हेलो यूजर fonts column describe user fonts columns। ठीक है, ये दो व्यू है। इसके अंदर जो है बेसिकली जो है यहाँ बताता है सिलेक्ट दिखाता है constraint name, constraint constraint type और है search condition। जो कॉलम हमारे यूजफुल है मैं पहले वही ले रहा हूँ, ठीक है। और फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, इसमें भी यूजर और हाँ इसमें भी वही है, यूजर और देखिए वही बिल्कुल सब एक ही पैटर्न है, ठीक है। ये देखेंगे, ये तो सारे दिखा दिए, हमें तो ये बताना है कि किस टेबल पे कौन कौन से हमारा वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू क्या नाम रखा है, डेप्थ 0 1। ये देखेंगे जिसका सिस्टम रिलेटेड नेम है उस पे आपको ये सर्च कंडीशन बता रही है कि इसकी क्या लगेगी, जिसका आपने नाम ही दिया था ना। तो लेकिन इससे इसकी सर्च कंडीशन से मालूम हो रहा है कि ये डी नेम के ऊपर नॉट कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। डेप्थ जो लोकेशन पे सीके चेक कंस्ट्रेंट ये लगा हुआ है, ठीक है। और पीके पे क्या लगी हुई है, प्राइमरी की। लेकिन वैसे इसके हमें नाम से अगर हम प्रॉपर नेम नहीं देते तो हमें इसके नाम से मालूम, लेकिन इसके नाम से ही हमें सब कुछ मालूम हो जाए। इसलिए नेमिंग ऐसी दें कि जो आपको नाम से मालूम हो जाए। लेकिन हालांकि यहाँ पे भी एक कंस्ट्रेंट टाइप का है जो बताता है सी के चेक कंस्ट्रेंट हो नॉट नल हो उसके लिए सी यूज करता है। नॉट नल हो या क्या हो चेक कंस्ट्रेंट दोनों के लिए सी यूज करता है। प्राइमरी के लिए पी और फॉरेन की के लिए आर रेफरेंस की, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट टाइप है यूज कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यूज करूँ जो दूसरा टेबल है उसका नाम क्या है, एम्प 01, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारे कंस्ट्रेंट के नाम नहीं दिए थे, तो ये सिस्टम जनरेटेड नेम आ गए 708 700 जो भी उसका सीक्वेंस बन रहा है, ठीक हो गया। ये सारे कंस्ट्रेंट देखें, फॉरेन की है उसके ऊपर आपने यहाँ पे क्या जो शो कर रहा है आर, यूनिक की के लिए क्या शो कर रहा है यू, प्राइमरी के लिए शो कर रहा है पी, तो क्या है नॉट नल और चेक के लिए शो करता है सी। ये पेपर में सवाल है, ये आ सकता है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, हमें अगर हमने प्रॉपर नेम ना दिए होते, सपोज करते हैं कंस्ट्रेंट टाइप है, कंस्ट्रेंट टाइप ही देखिए, ठीक है। अच्छा अब ये इशू ये है कि यहाँ पे तो हमने प्रॉपर नेम दिए हुए थे, हमने प्रॉपर यहाँ पे नेम दिए हुए थे, तो यहाँ पे हमें मालूम हो गया। और बाय चांस इन कॉलम के अगर नेम नहीं दिए हुए थे लेकिन यहाँ से मालूम हो गया। अज्यूम करें कि अगर आपने इनके नेम ना दिए होते, सपोज ये इस वाले पे आर वाले पे यू पे वही, तो अपने नेम दे, तो यहाँ से उसके नेम से मालूम होना था कि किस कॉलम पे क्या कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। ये तो मालूम हो रहा है कि प्राइमरी यूनिक की कॉलम की लगी हुई है, लेकिन ये मालूम होना था कि ये किस कॉलम पे लगा हुआ है। तो फिर क्या हल है, फिर ऑरेकल के अपने पास स्टोर नहीं करता कि किस कॉलम पे क्या कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। फिर दूसरा जो व्यू मैंने बताया आपको, यूजर फॉन्ट्स कॉलम्स, ठीक है। इनको बेहतर ये है कि इनको आपस में ज्वाइन कर दें कंस्ट्रेंट नेम से। इसमें भी कंस्ट्रेंट नेम है यूजर फॉन्ट्स कॉलम और यूजर कंस्ट्रेंट में भी कंस्ट्रेंट नेम कॉलम है, दोनों को ज्वाइन कर दें। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट कॉलम नेम और कंस्ट्रेंट नेम फ्रॉम यूजर फॉन्ट्स कॉलम्स, ठीक है, वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू emp01, ठीक है, दिस वन। तो एक और काम करें, यहाँ पे कॉलम इसकी जो विड्थ है वो कम करते हैं। कॉलम नेम फॉर्मेट पता ही है ना आपको, 130
अब यहाँ से आइडिया हो गया कि इस कॉलम पे ये लगा हुआ है, इस कॉलम पे ये लगा हुआ है, इस कॉलम पे ये लगा हुआ है। तो फिर इन्हें दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, वो फिर वहां से आप कंस्ट्रेंट टाइप वगैरह उठा सकते हैं। ये व्यूज हैं जो हम कर रहे हैं। हाँ, ये सारे व्यूज हैं, यूजर टेबल, यूजर कंस्ट्रेंट। हाँ, मुझे अपने व्यूज ठीक है, अच्छा ठीक। ये जिनमें यूजर आता है ये सारे व्यूज। हाँ हाँ बिल्कुल, जिनमें यूजर आते हैं सारे व्यूज हैं। इवन ये डीबीए वाले भी व्यूज हैं, डीबीए यूजर और ये सारे व्यूज हैं। और ये सिंपल नजर आ रहे हैं आपको, टैब कैग ये सिनोनिम है, ये भी आपको पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे ये तो फिर आप देख लीजिए सारा वही जो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया आपको, एक एक कंस्ट्रेंट के बारे में बता रहा। ठीक है, ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 500 कंस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिक देता है, और कंस्ट्रेंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं आइदर सेम टाइम जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो या बाद में। डिफाइन कंस्ट्रेंट कॉलम लेवल या टेबल लेवल, और कंस्ट्रेंट को डिफरेंट से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिफाइनिंग कंस्ट्रेंट ये सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, स्कीमा नेम, टेबल, कॉलम, डेटा टाइप, डिफॉल्ट और कंस्ट्रेंट। कॉलम को साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, टेबल की एग्जांपल देंगे, मैंने आपको बेशुमार एग्जांपल दे दी। डिफाइनिंग कंस्ट्रेंट कॉलम लेवल पे ये सिंटैक्स होगा, टेबल लेवल पे ये सिंटैक्स होगा। उसके बाद नॉट नल कंस्ट्रेंट, उसकी क्या होती है ब्यूटी वो बता रहा है आपको, तो क्या फायदा है इससे और लगाना कैसे, वो ये तरीकेकार है। सिस्टम से रिलेटेड नेम है या कुछ से नेम दे दें जैसे दिया हुआ है कॉलम नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो यूनिक क्या कंस्ट्रेंट के बेनिफिट बता रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ये इस तरह ये इसका सिंटैक्स है, यूनिक की टेबल लेवल पे भी लगा सकते हैं, कॉलम लेवल पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइमरी की बता रहा है क्या उसकी फैसिलिटी ड्यूटीज हैं, और आगे उसके बाद सिंटैक्स क्या है इसका कि आप प्राइमरी की टेबल लेवल पे और कॉलम लेवल पे दोनों लेवल पे लगा सकते हैं। दोनों क्या है, डिफाइन आएगा टेबल लेवल या कॉलम लेवल। ठीक है, फॉरन की बता रहा है, सारी उसकी खसूसियात बता रहे हैं, और फिर आगे इसको लगाना कैसे है ये बता रहा है। ये टेबल लेवल पे फॉरन की लगा रहे हैं, कॉलम लेवल पे लगा सकते हैं, टेबल लेवल पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वो रिजर्व ये फॉरन की का कीवर्ड से लगता है एट टेबल लेवल पे, जब आप टेबल लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं, और जब आप कॉलम लेवल पे किसे लगाते हैं फॉरन की, तो फॉरन की रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट कॉलम, व्हाट टेबल एंड व्हाट कॉलम, इसके साथ पेरेंट का होता है, पेरेंट टेबल का। और ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल दोनों मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो है चेक कंस्ट्रेंट, डिफाइन कंडीशन एट ईच रो मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि दी फॉलोइंग। अच्छा, एक बात जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वाले जो एक्सप्रेशन है ना, कर वैल, ये आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, अगर सीक्वेंस पढ़ेंगे उसमें ये सूडो कॉलम है सारे, कर वैल, नेक्स्ट वैल, लेवल का लेवल, रो नम, ये सारे सूडो कॉलम जो है चेक कंस्ट्रेंट में रेफर नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो ऑरेकल के फंक्शंस हैं लाइक सिस डेट है, यूआईडी है, यूजर आईडी का एक आईडी वो देता है आपको, ये फंक्शन है। इसको आप सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, सिलेक्ट यूआईडी फ्रॉम डुअल, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम डुअल, सिलेक्ट यूजर एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, और ये आप अपने कंस्ट्रेंट चेक कंस्ट्रेंट में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बात कर रहा है कि जो कंस्ट्रेंट, जो चेक कंस्ट्रेंट होते हैं उसमें जो कॉलम है, जिस कॉलम पे लगा रहे हैं वही कॉलम रेफर होगा, कोई दूसरा कॉलम रेफर नहीं कर सकते। उसी टेबल का दूसरा कॉलम, जिस कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं वही कॉलम अंदर चेक कंस्ट्रेंट में रेफर हो सकता है, दूसरा कॉलम रेफर नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर बाद में कंस्ट्रेंट ऐड करने हो तो सिंपल क्या है, ऑल्टर टेबल। इसी तरह आप कंस्ट्रेंट ऐड भी कर सकते हैं और बाद में ड्रॉप भी कर सकते हैं, और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट को इनेबल एंड डिसेबल भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट को इनेबल डिसेबल में डिफरेंस नहीं है। हाँ, इन ड्रॉप में तो खत्म हो जाएगा ना कंस्ट्रेंट, वो तो डिसेबल का फायदा ये होगा कंस्ट्रेंट आपका डिक्शनरी में रहेगा, लेकिन उसकी जो खसूसियत खत्म हो जाएगी। उसकी जो फंक्शनैलिटी है कंस्ट्रेंट डिक्शनरी में रहेगा, लेकिन वो ना होने के बराबर, यानी कि वो, तो फिर आप वो कंस्ट्रेंट को डिसेबल, आपको समझे कंस्ट्रेंट को डिसेबल क्यों करते हैं। कंस्ट्रेंट को डिसेबल करने की डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। अगर आप कोई थर्ड कोई डेटा है, कोई नॉन ऑरिकल का डेटा है, नॉन ऑरिकल डेटा का डेटा है,
उस डाटा को आपने बल्क डाटा हजारों लाखों रिकॉर्ड ऑरेकल में लेके आने हैं, और अगर उस टेबल पे कंस्ट्रेंट लगे होंगे तो जब वो रिकॉर्ड टेबल में आएंगे तो हर रिकॉर्ड फिल्टर होके आएगा ना, हर रिकॉर्ड पे वो कंस्ट्रेंट चेकिंग होगी, तो उससे आज की डेटा लोडिंग स्लो हो जाएगी। तो फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, उन कंस्ट्रेंट को उस टेबल में जितने भी कंस्ट्रेंट लगे होते हैं उन सबको डिसेबल कर देता है, ठीक है, ताकि डेटा फौरन एकदम डेटा कोई हर रिकॉर्ड पे डेटा कंस्ट्रेंट चेक ना हो। जब डेटा दोबारा आ जाता है फिर कंस्ट्रेंट को दोबारा इनेबल कर देते हैं। तो इस वजह से कंस्ट्रेंट को इनेबल डिसेबल करना पड़ सकता है। और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये मेन जो उसी वजूहत की हुई है। हाँ, आगे आ रही है। इसी तरह हाँ, ये वही बात कर रहा है कि नॉट ओनली कंस्ट्रेंट सिर्फ मॉडिफाइड क्लॉज से होता है, ये पेपर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर बाद में कंस्ट्रेंट ऐड करना फॉर्म की, तो लाइक इस तरह होगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कंस्ट्रेंट का नाम, फॉर्म की का कीवर्ड, जिस कॉलम पे लगाना उस कॉलम का नाम, रेफरेंस जिसके साथ रेफरेंस है। हाँ, अगर आपने कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है, सिंपल कमांड क्या है, अभी इसने फॉरेन की का कीवर्ड दिया, फिर उस टेबल का नाम दिया, हमने जो है फॉरेन की इनटू के लिए नहीं, मैंने भी ऐसे ही किया था, दोनों दिए थे रेफरेंस। हाँ, मैंने रेफरेंस भी दिया। हालांकि हमने ये लगाया नहीं ना, हमने फॉर्म की लगाई नहीं टेबल लेवल, हमने फॉर्म की टेबल लेवल पे लगाई नहीं है, हमने फॉर्म की लगाई किस लेवल पे, कॉलम लेवल, ठीक है। तो जो फॉर्म की जो है वो टेबल लेवल पे ऐसे लगाते हैं, अच्छा वो बता दिया, अल्टर टेबल एम्प्लॉयज ऐड कंस्ट्रेंट का नाम, फॉर्म की का कीवर्ड, जिस कॉलम पे लगाने और आगे जिसके साथ रेफर करना है। जैसे कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, अल्टर टेबल ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और उस कंस्ट्रेंट का नाम पता होना चाहिए आपको, जिस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है ना, उसका पहले आप यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट से क्या पकड़ेंगे, नाम पकड़ेंगे, फिर उस नाम को लेके जो भी ड्रॉप करना आप यहां से ड्रॉप। बात दफा ये होता है कि जो जिन पे कंस्ट्रेंट के हमने नाम नहीं दिए होते, तो ऑरिकल क्या करता है, उनको ऑटो सिस्टम रिटर्न नेम दे देते हैं, तो उसका भी नेम आपको जो भी नेम है, सिस अंडरस्कोर सी जो भी नंबरिंग है, वो आप यहाँ पे वैसे ही नाम देंगे, तब वो कंस्ट्रेंट कोई भी आप इस तरह ड्रॉप कर सकते हैं। ये प्राइमरी की, फॉरेन की, जिस टाइप का भी कंस्ट्रेंट है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अच्छी कर रहा है कि अगर आप कहते हैं अल्टर टेबल डिपार्टमेंट ड्रॉप प्राइमरी की, सिंपल, ये भी कैश को भूल जाएं, मैंने क्या कहा, अल्टर टेबल डिपार्टमेंट ड्रॉप प्राइमरी की, तब भी कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो, क्योंकि एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होती है। तो अगर आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का नाम नहीं पता, तो सिंपल अगर नाम से भी ड्रॉप कर सकते हैं सेंटर से ऊपर, अगर चाहे तो आप ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं, अल्टर टेबल डिपार्टमेंट ड्रॉप प्राइमरी की, बस जस्ट, ठीक है। अब अगर कैस्केड साथ में लगा देंगे, अगर आप कैस्केड नहीं लगाते और अगर ये प्राइमरी की वाला कॉलम दूसरे टेबल पे एज ए फॉर्म की रेफरेंस हुआ है, तो कंस्ट्रेंट नहीं ड्रॉप होगा जब तक आप कैस्केड नहीं लगाएंगे। जब आप कैस्केड लगाएंगे तो फिर जिस टेबल पे ये एज ए फॉर्म की रेफरेंस हुआ है, तो वहां पे पहले वो कंस्ट्रेंट ड्रॉप होगा, फिर ये यहाँ का प्राइमरी, यानी कि दोनों एक शिकार में दोनों वो कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर रहा है, फॉर्म की वाला भी ऊपर जो लगा हुआ है फॉर्म की कंस्ट्रेंट, और जो रेफर हो रहा है प्राइमरी उसको भी ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। कंस्ट्रेंट डिसेबल इनेबल करते हैं, एग्जीक्यूट डिसेबल क्लास ऑफ अल्टर टेबल स्टेटमेंट, ठीक है, किस तरह डिसेबल करेंगे, उसमें भी कंस्ट्रेंट को डिसेबल करने के लिए आपको कंस्ट्रेंट का नाम होना चाहिए, और प्राइमरी को वैसे कर सकते हैं, डिसेबल करने की कर सकते हैं, लेकिन साथ में कैस्केड तब देना होगा कि उसकी फॉरन की जो है, इसी तरह आप कंस्ट्रेंट को आप इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एरर देता है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये क्यों आ रहा है, कंस्ट्रेंट की वजह से, तो वो आपको बताता है, प्राइमरी की वॉलेट, फॉरेन की वॉलेट बताता है। हाँ, उसमें ये है कि अगर कंस्ट्रेंट के प्रॉपर नाम दिए होंगे ना, तो कंस्ट्रेंट का नाम भी शो करेगा एरर के वक्त, इसलिए बेहतर यही होता है कि कंस्ट्रेंट के नेम प्रॉपर दिए जाएं। जब कोई एरर आए तो आपको उसके एरर से जो कंस्ट्रेंट का नाम शो होगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्यों एरर दे रहा है, ठीक है। अगर आप वहां पे नेम नहीं देंगे, सिस्टम रिलेटेड नेम होगा, तो सिस्टम जनरेटेड नेम आ जाएगा, तो वो किस काम का होगा, किसी फायदेमंद नहीं होगा। इसी तरह कंस्ट्रेंट को अगर आपने डिसेबल की, आपका काम डेटा लोडिंग का काम हो गया है, तो वो वापस कंस्ट्रेंट को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं।
अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, प्राइमरी की हो यूनिक की हो, जब भी ये कंस्ट्रेंट लगते हैं तो उसके पीछे ऑटोमेटिकली यूनिक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। इंडेक्सिंग क्या होती है सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो जब भी आप प्राइमरी की लगाते हैं या यूनिक की लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्राइमरी की उसके पीछे यूनिक की इंडेक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब यही कहता है कि जब आप इंडेक्स को डिसेबल करते हैं तो यूनिक और प्राइमरी की इंडेक्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो, यानी कि क्या मतलब, जब आप डिसेबल करते हैं तो कंस्ट्रेंट भी वो इंडेक्स ड्रॉप हो जाते हैं। जब आप प्राइमरी की वाले कंस्ट्रेंट को डिसेबल करते हैं, प्राइमरी की या यूनिक की, तो उसके पीछे जो इंडेक्स लगे होते हैं, जिस नाम से आप कंस्ट्रेंट क्रिएट आपने किया प्राइमरी की या यूनिक किया, उसी नाम से वो इंडेक्स भी क्रिएट कर देता है। जब आप कंस्ट्रेंट को डिसेबल करते हैं तो उसके पीछे प्राइमरी या यूनिक की इंडेक्सेस को ड्रॉप कर देता है। जब आप इसी की को दोबारा इनेबल करते हैं, यही तो कह रहा है कि यूनिक की या प्राइमरी की इंडेक्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इफ यू इनेबल यूनिक की या प्राइमरी की। ठीक है, अगर आपने वाकई देखना है कि उसके पीछे वाकई इंडेक्स क्रिएट हुआ नहीं हुआ, मैंने कहा ना आपको कि मैंने डिपार्टमेंट नंबर पे लगाई प्राइमरी की और उसका मैंने प्रॉपर नाम, मैंने सपोज नाम दिया डेप 01 अंडर स्कोर डेप नंबर अंडर स्कोर TK, लग गया प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, उसके पीछे इसी नाम से इंडेक्स क्रिएट हो गया होगा। अगर आपने वेरीफाई भी करना है तो जाके एक व्यू होता है यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस से आप वेरीफाई कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, परेशानी तो नहीं मुश्किल लग रहा है? वो मुश्किल नहीं, बस ये हो रहा है कि प्रैक्टिस नहीं है ठीक नहीं है। इसकी सेटिस्फाइड ये एग्जांपल वगैरह पूरी नहीं है। बुक आप मुझे और कह रहे थे ना, ये रहे थे कि मैं प्रैक्टिस और कौन सी बुक? आप कह रहे थे कि क्यूरी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे ना सिंटैक्स भूल जाता है ये, इसको जितना प्रैक्टिस करूंगा ना भूल जाता है। हाँ, फिर याद रहेगा। अब नहीं, जितनी बुक्स में दी काफी एग्जांपल करते रहे, बल्कि आप एक और काम करें, जितना आपने पढ़ लिया है, जो मैंने जो इसकी वर्कशॉप है एंड वो करें, शुरू कर दें, क्लियर हो जाएगा। और तो सब क्लियर हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस है उसमें, बड़ा कुछ करवाता है उसमें। उस वर्कशॉप को पकड़ ले, जितना आपने पढ़ लिया वो आप आधी वर्कशॉप कर सकते हैं, वो करें इसमें। अच्छा, सेंटेक्स का इशू नहीं है, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेक्स आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अक्सर मेरे मसला पता क्या होता है, जैसे अपडेट, उसके बाद सेट क्लास देनी है, कौन सी देनी है, अच्छा आगे भूल जाते हैं। अच्छा, तो आप इस तरह करें ना, एक अपने पास एक पॉकेट कार्ड बना लें, उसमें बारीक सा एक वर्ड में बना लें और जितनी इंपॉर्टेंट सेंटेक्स हम लिख लें, एक ही 2 पेपर का बना लें, ड्यूटी बना लें, याद करते रहें। ठीक है ना, मतलब कि कुछ तो करना पड़ेगा ना। सही। अच्छा, तो कंस्ट्रेंट इनेबल हो गए, ये पॉइंट समझ आ गया कि ये वाला कि जब आप कंस्ट्रेंट इनेबल करते हैं तो उसके पीछे यूनिक की जो इंडेक्सेस हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। तो अगर इसको वेरीफाई करना है तो यूजर अंडरस्कोर से जाके यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस से क्या वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वही मैं बात कि कैस्केड कंस्ट्रेंट क्लास, जब आप कॉलम ड्रॉप कर रहे होते हैं, सपोज अगर आप प्राइमरी वाला कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं और अगर वो कॉलम किसी भी एज ए फॉरन की यूज हो रहा होगा, तो कॉलम ड्रॉप तब तक करेगा जब तक आप उसके साथ कैस्केड कंस्ट्रेंट का कीवर्ड नहीं देंगे। तो उसका क्या होगा कि जो वो कॉलम एज ए प्राइमरी दूसरे जो टेबल पे फॉरन यूज हो रहा है रेफरेंस, वो पहले उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करेगा, फिर आपका ये कॉलम ड्रॉप करेगा। अगर बनाने के वक्त हमने उसे कैस्केडिंग कर दिया, बनाते जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त भी तो लिखते हैं ना कैस्केड ऑन डिलीट कैस्केड। वो तो जब आप फॉरन की लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि जब आप मास्टर टेबल से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिक हो जाए, यानी कि जब आप मास्टर टेबल में कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हैं चाइल्ड तभी हो जाए वो, और अगर आप मास्टर से रिकॉर्ड रिमूव करें तो चाइल्ड तभी हो जाए, वो और चीज़ है ऑन डिलीट कैस्केड। अब ये बात कर रहा है कि डिलीट कैस्केड, जो कैस्केडिंग का ऑप्शन है, ये कंस्ट्रेंट को डिसेबल करते वक्त भी यूज हुआ था, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करते वक्त यूज हुआ था, क्योंकि ये कैस्केड का वर्ड उस वक्त उसके साथ यूज होता है जो प्राइमरी की वाला कॉलम है, क्योंकि प्राइमरी की वाला कॉलम मुख्तलिफ टेबल में एज ए रेफरेंस हुआ होता है। अगर वो डिफरेंट टेबल पे रेफरेंसेस हुआ है, अगर आप ड्रॉप करें तो उसके साथ भी कैस्केड लगाते हैं, और अगर आप कंस्ट्रेंट को डिसेबल करें तो उसके साथ भी आप कैस्केड लगाते हैं। जब आप कॉलम ड्रॉप करते हैं, किस कॉलम को, प्राइमरी की कॉलम को, तो उसके साथ कैसे लगाते हैं कि अगर वो कॉलम ऐसे कहीं फॉरन यूज हो रहा है
तो वहां से कंस्ट्रेंट पहले ड्रॉप करे फिर उसका कॉलम ड्रॉप करे। तो कैस्केड कंस्ट्रेंट क्लास ड्रॉप ऑल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट दैट रेफर टू प्राइमरी यूनिटी, वही बात कर रहा है। The cascade constraint also drop all multi-column constraint defined on drop path. अगर 2 कॉलम लगाए तब भी वो ये करेगा। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं नीचे ये दी हुई है, ये है मल्टी कॉलम। ये क्या इसमें एरर है, कॉलम ये एक चेक कंस्ट्रेंट लगा रहा है पी के कोई कॉलम है ये वाला। तो मैंने पहले कहा था कि जिस पे चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं वही कॉलम रेफर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, यही इसमें है। पी के इज अ पेरेंट कॉलम, ठीक है। और 2 इसमें बेसिकली एरर है। एक एरर क्या है, एक तो उसने कहा कि जब ड्रॉप करेंगे पी के इज अ पेरेंट कॉलम, ठीक है, ड्रॉप नहीं देगा जब तक इसके साथ कैस्केड नहीं लगाएंगे वो नहीं करने देगा, ठीक है। और ये वाला इसलिए एरर आया है कि आप दूसरा कॉलम उसके अंदर रेफर नहीं कर सकते। कैस्केड कंस्ट्रेंट, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं अल्टर टेबल ड्रॉप पीके। पीके क्या है आपका कॉलम नेम, ठीक है, वही है ना। उस अल्टर टेबल ड्रॉप उसका कॉलम का नाम बता दें तब भी ठीक है। या आप ये भी आप कह सकते हैं ड्रॉप कंस्ट्रेंट, ये तो कॉलम ड्रॉप कर देगा ना। हाँ, तो साथ में अगर ये कॉलम ऐसे रैपर हो रहा है तो वो उसका कंस्ट्रेंट भी ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, यही जो बात कर रहा था यहाँ पे ये पॉइंट, ड्रॉप ऑल मल्टी कॉलम कंस्ट्रेंट्स, वो ये मल्टीपल कॉलम्स, प्राइमरी की कॉलम है, फॉरन की कॉलम है, टेबल का 3 कॉलम है, उसको इकट्ठे एक साथ ड्रॉप कर, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, एफ के ये लगा हुआ कॉलम, ये एफ के कॉलम है, एफ के कॉलम पे ये फॉरन की लगी हुई है और पी के पे ये प्राइमरी की लगी, कॉलम नंबर ये है, ठीक हो गया। अच्छा, कंस्ट्रेंट को व्यू पता ही है, मैंने बता दिया, यूजिंग इसको कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अगले में दोनों टेबल, फिर एक है यूजर कॉन्स कॉलम, जिसमें आपको साथ में क्या दिखाता है कॉलम, खत्म हो गया यूजर कॉन्स कॉलम्स। उसके बाद आगे प्रैक्टिस है।